बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ मेरे रेगुलर पैनलिस्ट हारून रशीद साहब और बदियुल जमा भी मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपको आज के मैच की अपडेट दूं। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता है और न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग कर रही है। पहले ओवर का खेल जारी है। 2 रन बना चुकी है न्यूजीलैंड की टीम और एक खिलाड़ी भी आउट हो चुका है। मतलब इतना क्विक अभी तक हुआ है। एक खिलाड़ी आउट और 2 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए। आउट होने वाला खिलाड़ी मैं आपको बता दूं, आउट हुए हैं फिन एलन आउट हुए हैं और 1 रन उन्होंने बनाया था। 3 बॉलों का उन्होंने सामना किया था। डेवॉन कॉनवे क्रीज पर मौजूद हैं, 1 रन उन्होंने बनाया। न्यूजीलैंड को झटका लगा है। श्रीलंका की टीम में तब्दीली भी है यकीनन, और न्यूजीलैंड की टीम के साथ बड़ा अहम आज का मुकाबला करते हुए श्रीलंका की टीम। बाकी हम पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान ने जो करना है आगे, उस पर भी हम ज़रूर बात करते रहेंगे। हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैन इन ब्लैक, क्यों आज आप ब्लैक पहने हुए हैं? शौक में तो नहीं है? ऑब्वियसली ऐसे ही था, ऐसे कोई खास इसके पीछे तो कोई मकसद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली आप रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। आपको मैं देखता रहा कि आप भी डेली किसी ना किसी नए उसमें आते हैं रंग में, तो मैंने कहा चले मैं भी आपको फॉलो कर लूँ। चले जी। बदियुल जमा साहब वो भी ब्लैक पहने हुए आज। मुझे पता था अरुण भाई ब्लैक पहन के आएंगे, इसी वजह से मैं पहन गया। और बदी क्या ये वाला मुकाबला तो आउट हो गया यार। फिन एलन आउट हो गया। फिन एलन बड़ा असल में आसिफ भाई आउट होगा कोई मसला नहीं है। असल में विकेट आपको मालूम है सिडनी की विकेट कैसी है, और पहले जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, वहाँ भी आपने उस वक्त देखा था कि किस तरह का मैच हुआ था। तो यहाँ की विकेट तो शुरू में आपको, क्योंकि फिल एलन जो है वो आगे आते ही जो है वो पिछले मैच में भी आपने देखा कि वो आते ही वो हार्ड हिटिंग शुरू कर देता है, पावर हिटिंग शुरू कर देता है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बॉल वो खेलने के ऊपर और नीचे रही वो बोल्ड हो गए। तो यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको 5-6 ओवर, अब क्योंकि केन विलियमसन आ गया तो ये थोड़ा सा रुक के विकेट पे खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में अब इनको 5-6 ओवर अपना संभल के खेलने पड़ेंगे, क्योंकि विकेट इतनी आसान नहीं होगी सिडनी की, क्योंकि पहले भी आप देख चुके हैं यहाँ पर कि बाउंस भी होता है। सिडनी की विकेट के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बहुत ही अच्छी पिच होती है, बैटिंग के लिए भी साजगार रहती है, क्योंकि जिस तरह की मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था काफ़ी साजगार थी बैटिंग के लिए। एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या होता है, मैं टेक्निकली अगर आपको बताऊं, कैप्टन टॉस जीत के जो फैसला करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई उनकी गेम प्लानिंग होती है। यानी अगर उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग की है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका ओपनिंग बैट्समैन जो हैं वो उनको अच्छा स्टार्ट देंगे, ताकि फर्स्ट 6 ओवर में 50-60 ऑन द बोर्ड लग जाए ऑन अ गुड बैटिंग पिच। इसी तरह दूसरी टीम जो फील्डिंग कर रही होती है, अगर आपने टॉस में मैंने देखा कि दोनों कैप्टन चाह रहे थे कि हम पहले बैटिंग करें क्योंकि पिच बहुत अच्छी थी। लेकिन जब ये चीज़ नहीं होती, अब जैसे उन्होंने कहा कि डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि विलियमसन तो आके थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करते हैं, बाय दैट टाइम 5 से 6 ओवर गुजर जाएंगे। लेकिन बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के मैच में लेके जाऊँ जो श्रीलंका खेल रही थी, अगर आप स्टॉइनिस की इनिंग को निकाल दें तो श्रीलंका हावी था। तो इसलिए श्रीलंका की टीम के जो स्पिनर्स हैं ना, वो इतनी आसानी से इनको भी यहाँ रन्स करने नहीं देंगे। और सिडनी वो वाहिद विकेट है ऑस्ट्रेलिया में जो स्पिनर्स को हेल्प करती है, क्योंकि बॉल थोड़ी सी नीची भी रहती है और कभी कभी ऑकवर्ड बाउंस भी है उसमें। सो आई थिंक श्रीलंका को तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया, क्योंकि फिन एलन विद 6 ओवर में बहुत कुछ कर सकता है और स्पिनर के साथ शुरू किया था। जी एग्जैक्टली यही रीज़न था। देखिए इसी तरह होता है कि काउंटर स्ट्रेटजी यही होती है कि उनको पेस चाहिए होता है। ख़ास तौर पर फिल एलन को आप देखेंगे वो पेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, उनको थ्रू द पेस अपने गैप्स ढूंढ लेता है। मेरे स्पिनर्स के लिए आपको बनाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ उसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई और अच्छी मूव थी श्रीलंका की। अब 3 रन हो चुके हैं भाई। पहला ओवर ख़त्म हो चुका है, दूसरा ओवर जारी है और अब थोड़ा सा ब्रेक लगा है। श्रीलंका की स्ट्रेटजी अच्छी है। देखिए स्पिनर को लेके आए पहले। असल में आसिफ भाई ये होता है कि उनको पता है कि ये अपनी जिस तरह की विकटें जो पिचेस जो हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती हैं, इनके जो ओपनर होते हैं आकर जो है वो फास्ट बॉलर पर लंबा खेलते हैं और मारते हैं। तो उनको ये मालूम था और ये इनकी बैटिंग पिछले मैच में इन्होंने देख ली होगी, तो उसी वजह से उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली चेंज की है, स्पिनर को लाएं ताकि फिल एलन अगर शॉट खेलने जाते भी हैं, ज़ाहिर है इन्होंने मिड ऑफ भी लिया होगा, मिड ऑन भी लिया होगा और एक इन्होंने मिड विकेट लिया होगा, लंबा शॉट मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये टीमें जो है बाहर बैठ के दूसरी टीमों का मैच देख रही होती हैं। उनको पता होता है कि ये इस बैट्समैन को हम कैसे काबू कर सकते हैं और इस बैट्समैन को हम कैसे काबू कर सकते हैं। ये चीज़ हम में नहीं है। ये चीज़ अगर हम लोग देखें, अब मोहम्मद रिजवान 2 मैचेस पे रन नहीं कर रहा ना। मोहम्मद रिजवान कौन, कहाँ से आ गए मोहम्मद रिजवान पे? मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने, नहीं कर रहा
असल में क्या है कि वहाँ की जो टीमें हैं, वहाँ के जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने उसकी गलतियों को पकड़ लिया है, उस वहीं पे बॉल करते हैं और वहीं पे वो लेग स्टंप पे जाता है और कैच आउट हो जाता है या उसका एज लग जाता है। दोनों मैचेस में आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल में आपको जो दूसरी टीमें होती हैं, अगर आपका मैच नहीं है तो उनके मैच को देखना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन, कौन सा बॉलर क्या कर रहा पाकिस्तान है। की टीम का एनालिस्ट कौन है आपको पता है? पाकिस्तान का तलहा के एनालिस्ट है जी। तो वो एनालिसिस करते नहीं, होंगे definitely, किस देखिए, चीज़ का काम? analysis नहीं, काम क्या है? उनसे कोई मांगता होगा कोच कि मुझे दो तो एक्चुअली होता ये है कि जो एनालिस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन जो उनका हेड कोच उनसे मांगता है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेके वो अपनी टीम के साथ बैठते हैं। अगर बॉलर्स, आपने उनकी बैटिंग की स्ट्रेंथ को देखा है तो आप अपने बॉलर्स को लेके बैठते हैं, उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ को देखते हैं तो अपने बैट्समैन को लेके बैठते हैं कि देखें ये उनका लाइन ऑफ अटैक है, इतने परसेंट वो यहाँ बॉल करते हैं, इतने परसेंट यहाँ करते हैं, ये फील्ड लेते हैं। अगर उनके बॉलर्स को देख रहे हैं, इसी तरह उनके बैट्समैन को जब देखते हैं तो वो देखते हैं कि किस एरिया में वो बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं। सो आपने उनको प्लग करना होता है बेसिकली। लेकिन उसके बावजूद देखिए, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे को एनालाइज कर रही होती हैं, तो इसलिए जब भी कोई अगर जो भी कोई प्लान इम्प्लीमेंट होगा, दूसरी जो टीम है उसको नेगेट करने की कोशिश करती है ना। यही तो हुस्न है मुकाबले का कि आप अटैक कर रहे हैं, अब दूसरे ने उसको किस तरीके से डिफेंड आप कर होते हेड कोच तो आप क्या रिक्वायरमेंट आपकी होती इन दो मैचेस के बाद पाकिस्तान के? नहीं, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं कि पाकिस्तान के पास तो अब कोई चांस ही नहीं है। अब तो इफ्स एंड बट्स पे खेल आ गया हुआ है ना। आपको तो अपने तीनों मैचेस जीतने हैं रिस्पेक्टिव, उसके बाद आप देख लें, छोड़ दें। अगर दूसरी टीमें अपने अपने मैचेस जीत के चली जाती हैं, या आपने तो इंडिया 6 के पॉइंट्स मुकाबले, पे, इंडिया के मुकाबले के बाद आप एज हेड कोच क्या रिक्वायरमेंट आपकी होती आपके एनालिस्ट से? देखिए, मेरी रिक्वायरमेंट तो डेफिनेटली यही होती है कि हमारा बैटिंग, मेन आपका कंसर्न बैटिंग, आप किन बॉलों के ऊपर आउट हुए, आपने वो सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने बैट्समैन को रह के बताना था कि आपने क्या क्या गलतियां की और आप कैसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगला मैच भी आपका इसी पिच पे है और इसी किस्म की बॉलिंग होगी। और आप नेदरलैंड के बॉलर्स को भी कोई इतना आसान तो ना समझे ना, क्योंकि जब हेल्पिंग, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जब हेल्पिंग पिच होती है ना बॉलर्स के लिए, तो उसमें दोनों बॉलर्स जो हैं उनको मदद मिलती है। अगर इसी तरह बैटिंग ओरिएंटेड पिच है तो आपके बैट्समैन को फ्री फ्लोइंग शॉट्स मिलते हैं, जहाँ मर्जी आप खेल लें। बॉलर्स ऑन द डिफेंसिव होते हैं। जहाँ हेल्पिंग विकेट होती है बॉलर्स के लिए, वह बैट्समैन ऑन द डिफेंसिव होते हैं टू सम एक्सटेंट, और वो कोशिश करते हैं कि हम 20 ओवर खेलें या 15 ओवर खेल के हम इनफ रन्स कर दें ऑन द बोर्ड जो हमारी बॉलिंग को डिफेंड करने के लिए आसानी हो। सो बेसिकली ये सारे गेम प्लान्स होते हैं। तो मेरे अपने नज़दीक तो सिर्फ पाकिस्तान के पास सिवाय इसके कोई चारा ही नहीं है कि आपको हर मैच जीतना है। पाकिस्तान की बात अब शुरू हो गई है, तो अभी एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप चला है, शादाब खान रो रहे हैं। शादाब देखा है आपने? शादाब खान तो सही है, उनसे मैं तो सिंपैथी का इजहार करूंगा। देखिए रोना अलग बात है, ये थोड़ी आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए ग्राउंड में, और आप परफॉर्मेंस अगर देंगे और उसके बाद परफॉर्मेंस देकर अगर अब आउट होते हैं या हारते हैं तो फिर दुख किसी को नहीं होता। इंडिया से मैच आप हारे, एक आध पे लोग ज़रूर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने मैच अच्छा खेला। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ आप जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली है, शादाब का याद है? शादाब आउट कैसे हुए थे याद है आपको? बिल्कुल मुझे पता है। एक छक्का आपने मार दिया, इसलिए रो रहे तो ठीक रो रहे। देखिए एक छक्का उन्होंने मार दिया, वो भी उनके हाथ से बॉल जो है लगी, अगर वो ज़रा सा आगे होते तो वो कैच हो जाता। दूसरे पे आप क्यों जा रहे हैं? 6.5 का जब एवरेज है तो आपको तो पूरे ओवर खेलने के लिए जाना चाहिए भाई, और आपने मैच फिनिश करके जाना चाहिए। चाहे वो शान मसूद होता, आप सब कह रहे हैं शान मसूद बहुत अच्छी नहीं खेला, लेकिन शान मसूद की 44 रन की इनिंग्स मेरे ख्याल में वो 15 रन की इनिंग्स भी नहीं है, क्योंकि वो आउट हो गया। नहीं, आउट होने की ये देखिए आसिफ भाई, ये थोड़े अकेले तो खड़ा होता वो यार, खड़े होने की बात नहीं होती ना। जब आप खड़े हो तो आप मैच जिता के जाए टीम को। क्यों विराट कोहली खड़ा हुआ था वहां से उस वक्त आउट होकर चला जाता, बोलते मैंने तो 50 के लिए मेरा काम खत्म हो गया, मैं चलता हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होती आसिफ भाई। होता ये है कि आप जिस टीम के खिलाफ भी आप खेलेंगे, चाहे वो नीदरलैंड के खिलाफ खेलें, चाहे आप साउथ अफ्रीका से खेलें या बांग्लादेश से खेलें, तीनों मैचों में आप पर प्रेशर होगा। और इतना प्रेशर होगा, एक तो मैच जीतने का प्रेशर, एक रन रेट बेहतर बनाने का प्रेशर, और दूसरा दुआ करना कि भारत साउथ अफ्रीका को हरा दे। अच्छा, और जो नवाज आउट हुए थे वो भी क्रिमिनल थे कि इस तरह से ग्लोरी के लिए गए ना। देखिए, मैं जो चीज़ इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। देखिए, आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरी नज़र मुसलसल स्कोर बोर्ड के ऊपर होती है कि इस वक्त आस्किंग रेट क्या चल रहा है, डकवर्थ एंड लुइस का जो
टारगेट है वो क्या है, क्योंकि वहाँ मौसम भी इफेक्ट कर रहा है। तो मैंने अपनी इनिंग को उस तरीके से बनाना है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे 6.5 रन चाहिए या 7 रन का ओवर चाहिए, अगर मुझे एक छक्का पहली बॉल पे मिल गया या दूसरी बॉल पे मिल गया, तो अगली 4 बॉलों में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अगर तो कोई लूज बॉल मिलती है तो मैं उसके ऊपर चौका मारने की कोशिश करूं, वेयर मैं 4 रन लेके 10 रन तो करूं ना, ताकि अगले ओवर का मैं उसको। तो दिस इज वेयर जो आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपकी सोच के गेम क्या आप सिचुएशन कह रही है, किस तरीके से आपने बैटिंग करनी है। एक छक्का मारने के बाद दूसरी ऊंची हिट मारने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप उसके लिए आप सिंगल्स पे जाते हैं, डबल्स पे जाते हैं या चौका मारने की कोशिश करते हैं, अगर पिच बॉल आपको ऐसी मिल जाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि अगर पिच बॉलिंग को हेल्प कर रही है तो आपको थोड़ी रिस्पेक्ट बॉलर्स को देनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे आप शान मसूद की बात कर रहे हैं या आप इफ्तिखार की बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो वो बॉलें आउट करने वाली नहीं थी। आपने अपना बैलेंस लूज किया, आप स्टंप हो गए, लेग स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी, आप कैच हुआ और वो उसने लेग साइड पे कैच कर लिया इफ्तिखार का। सो ये वो चीज़ें होती हैं जब आपको बैट्समैन वहाँ सेट हो जाता है ना, फिर उसको पता होता है कि अब मैंने ही गेम को फिनिश करना है। जब हम इस आइडिया से जाते हैं कि एज ए बैट्समैन, क्योंकि देखें हर बैट्समैन के लिए पहले से 5 से 10 मिनट बड़े मुश्किल होते हैं। 2 से 3 ओवर T20 में तो आपको पहली बॉल से ही हिट मारने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी अगर आपने 4 से 5 ओवर गुजार लिए तो आपने तो गेम पे कंट्रोल कर लिया ना। अब आपको पता लग गया उनके बॉलर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने फील्डर्स क्या लिए हैं। तो अब मेरा गेम प्लान क्या होगा कि मुझे अब अपनी टीम को मैच जिताना है। 5 रन, 6 रन, 7 रन एंड ओवर, उसके मुताबिक आप खेलते हैं। ठीक है, चलें अब आगे मैच होगा पाकिस्तान का। अभी श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो चल जारी है उसमें हो चुके हैं मेरे इतला के मुताबिक, जो मुझे इस वक्त स्कोर कार्ड नज़र आ रहा है, 7 रन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट है। बिल्कुल, दोनों ओपनर जो है वो आउट बड़ा श्रीलंका इज गोइंग गुड। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि श्रीलंका एक किस्म का आप उसको डार्क हॉर्स कह सकते हैं, और डेवॉन उनके पास सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट को आउट चीज़ कर ये दिया। है। हाँ, क्योंकि देखिए ये दोनों इनफॉर्म बैट्समैन थे। अब क्या होगा, उन्होंने आज एक चेंज किया और मिचेल को लेके आए हैं जो कि अनफिट थे, पहला मैच वो खेल रहे हों। तो आई थिंक ये वो सारी चीज़ें हैं जो श्रीलंका का थिंक टैंक है इस वक्त सोच रहा होगा कि अगर मैं एक आध और बैट्समैन को आउट कर लें तो मिचेल मे बी वो रन्स कर जाए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ क्रिकेट है, आने के बाद उसको थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस वक्त मैं फील करता हूं कि 2 विकेट्स लेने के बाद जो विलियमसन का जो प्लान था वो तकरीबन काफ़ी हद तक डेंट हुआ है। 2 विकेट्स फर्स्ट 4-5 ओवर्स में अगर गिर जाएं और आपके रन सिर्फ 7 लगे हों बोर्ड के ऊपर, तो आई थिंक यहाँ से प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर आ गया है। अब ये यहाँ से 160-70 कैसे करते हैं ये देखना होगा। अब श्रीलंका के जो कोच थे अभी रिसेंटली, वो मिकी आर्थर थे, पाकिस्तान के भी कोच थे वो जी, तो उनके बारे में बहुत याद कर रहे हैं लोग उनको। नहीं अच्छे, देखिए मैंने इन तमाम फॉरेन कोचेज़ के साथ काम किया है, मुझे आइडिया है इनका। बॉब वुलमन मेरे साथ रहे हैं, मैं एज मैनेजर उनके साथ रहा, और उसके साथ मिकी आर्थर के साथ, क्योंकि मैं उस इंटरनेशनल क्रिकेट को हेड करता था, तो वो मेरे साथ उसकी काफ़ी इंटरेक्शन होती रहती थी। यानी वो लोग जो है ना वो अपनी एक प्लान देते हैं, वो प्लान देने के बाद उसके ऊपर आपको बता देंगे जी हमें 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, हम आपकी टीम को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे। और एग्जैक्टली अगर आप देखें बॉब वुलमन के दौर में और आप मिकी आर्थर के दौर में देखें तो आपकी क्रिकेट का जो ग्राफ था टीम की परफॉर्मेंस का वो ऊपर गया था, की तरफ जा रहा है। ग्राफ ऊपर गया था। और भी बातें हम करेंगे, ग्राफ फिर नीचे कैसे आया, कौन लेकर आया, उस पर हम बात करेंगे। मुझे आपने वो गाना भी देखा जो हमने अभी आपके लिए चलाया, उसके अलावा जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस है वो भी आप देख रहे होंगे। 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट, कॉनवे भी आउट हो चुके हैं, एलन भी आउट हो चुके हैं, और सबसे बड़ा नुकसान जो न्यूजीलैंड को हुआ है वो केन विलियमसन हैज़ ऑल्सो गॉन बैक टू द हट। 17 रन, 3 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान से हम थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, पाकिस्तान पे हम आएंगे। पाकिस्तान के जो मामलात हुए हैं क्रिकेट के, उसकी क्या वजह है पिछले 5 बरसों में, उस पर भी हम राय लेंगे। लेकिन ये केन विलियमसन भी आउट हो गए। हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त श्रीलंका की परफॉर्मेंस है, और टॉस जीत के एडवांटेजेस पोजीशन में आने के लिए न्यूजीलैंड ने बैटिंग के सोचा कि हम 180-90 कर लेंगे, लेकिन आई थिंक श्रीलंका ने जिस तरीके से बॉलिंग की और 3 आउट कर लिए, आई थिंक अब तो प्रेशर डेफिनेटली न्यूजीलैंड के ऊपर है, क्योंकि अब जो नए आने वाले बैट्समैन होंगे वो आउट ऑफ क्रिकेट हो गए। अगर आगे मिचेल ने इस वक्त अगर संभाल लिया अपनी टीम को तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं अभी तक जो देख रहा हूँ, क्योंकि 3 खिलाड़ियों के गिरने के बाद यहाँ से वो किस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम रिकवर करती है, प्रोफेशनल टीम है। अब यहाँ पर इनको अपना टारगेट भी रिवाइज करना होगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन वो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा।
उसका रीज़न ये है कि मैं मानता हूँ कि इनके पास भी स्पिनिंग अटैक अच्छा है, सेंटनर इनके अच्छे स्पिनर हैं, सोरी इनकी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, स्पिन कर लेते हैं, लेकिन मेरे अपने नज़दीक इस वक्त तो पल्ला भारी है। और श्रीलंका की टीम को हर कोई कह रहा था कि वो वीक टीम नहीं, वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से इसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और ये वही पाकिस्तान लड़के आके हैं, लिमिटेड ओवर ये सीरीज वही आपको हरा लड़के के गए हैं। हैं। हाँ, बदी याद है तुम्हें? बिल्कुल। पाकिस्तान जब आए थे, मिकी आर्थर कोच थे शायद इनके। बिल्कुल, मिकी आर्थर कोच थे, यहाँ से आपको हरा के गए। फिर आप एशिया कप में देख लें, एशिया कप में एक मैच हारने के बाद वो कैसा उन्होंने कम बैक किया और किस तरीके से आपको फाइनल लगातार 2 मैच हराए। फिर आप वर्ल्ड कप में आप देखिए आज उन्होंने जो हिकमत अमली देखी। आसिफ भाई देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि बड़ी टीमों को देखा जाता है। अब इन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर को जो है वो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, 200 रन कर लिए थे, तो इन्होंने कहा कि इनको स्पिन से ही फंसाया जा सकता है। तो उन्होंने दोनों एंड से स्पिनर को लगाया और दोनों एंड से स्पिनर लगाने का फायदा ये हुआ कि 5 ओवर में 16 रन है और 3 आउट हो गए। और उसमें वो कप्तान भी शामिल है विलियमसन के, जो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। तो अब इनको इतना होगा कि अब तो न्यूजीलैंड ये सोच रहा होगा कि हम 120, 130 या 140 तक कर दें ताकि उनको फंसा लें। लेकिन एक बात और है, अच्छा फास्ट बॉलर तो अच्छे न्यूजीलैंड के, लेकिन स्पिनर अगर उनके हैं 2 स्पिनर उनके पास हैं, सेंटनर और सूदी, लेकिन असल में जो श्रीलंकन बैट्समैन है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। आप देखिए जितने भी उनके बैट्समैन हैं वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अगर 135-40 रन का टारगेट हुआ तो मैंने चलो वो तो टारगेट तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जिस तरह से श्रीलंका की टीम में चेंज आया है, तब एकदम से एक पावर हाउस बन गई है श्रीलंका की टीम। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है, जब कोच, मैं आपसे ही पूछूंगा सवाल, इनसे भी ले लो। असल वजह यही होगी है, जब आप इनके मुल्क के हालात क्या थे आपने देखा होगा। उस वक्त इनकी क्रिकेट बिल्कुल बैंड हो गई थी, एशिया कप इनका वहाँ से चला गया, बहुत ज़्यादा टेंस इनकी सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो नए कोच आए थे, मिकी आर्थर कोच थे इनके, आप देखिए उन्होंने लड़कों को कैसे सेट किया। उसमें पाकिस्तान जब ये टीम आई, इसमें सारे ही नए लड़के थे, यंग लड़के थे, पहले आए, बिल्कुल पहले यंग लड़के थे। उन्होंने आके इनको जो है वो ग्रूम किया, उनको बनाया। अब उनके जो फास्ट बॉलर है, आप उसको देखें, जो कप्तान जो है उनका फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है शनाका, अब उसको देखें जिस तरीके से वो लीड कर रहा है, तमाम खिलाड़ी उसको साथ भी दे रहे हैं। और ये नहीं होता कि बड़ा नाम होगा तो वही आपको जितवाएगा, बड़े नाम से कुछ नहीं आजकल फर्क पड़ता है। T20 में असल में बड़ा काम जो होता है उससे फर्क पड़ता है। एक तो श्रीलंका के नाम है मुझे बड़े पसंद है, मुश्किल है मुश्किल है, लेकिन बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं। इसमें तो कोई पाकिस्तान की अगर इज्जत कहीं पर किसी मुल्क में बहुत ज्यादा है तो वो इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनल। यहाँ जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद दोबारा आए, ये तो मैं कहता हूँ कि इनको सलाम है। और इन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट में जितना साथ श्रीलंका ने पाकिस्तान का दिया है, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं। आई थिंक अगर उसको ऑन द कॉन्ट्री अगर आप देखें तो श्रीलंका को टेस्ट सीरीज दिलाने में पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल, यही वो वजह है जिसकी वजह से जब श्रीलंका को ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान उनकी हेल्प करता है, और जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो श्रीलंका उसकी हेल्प करता है। बावजूद उसके कि जो अटैक हुआ था उसके बाद श्रीलंका वही टीम थी जिन्होंने कहा कि जी हम आएंगे। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से अगर आप देखें जो ये टर्मोल आया था, जो हम उनकी कंट्री की भी बात कर रहे थे कि बड़े बुरे हालात में थे, लेकिन क्रिकेट वहाँ भी एक पैशन की तरह है। तो ये उनको भी यूनाइट करता है, बाकायदा स्ट्रक्चर है, स्कूल क्रिकेट से उनके स्ट्रक्चर चलता है और उनके प्लेयर्स बाकायदा अच्छी तरबियत लेके ऊपर संगाकारा, जयवर्धन, ये सब स्कूल के। उसके बाद जब आप देखें कि जब मिकी आर्थर को ये जॉब मिली तो मिकी आर्थर ने इस टीम को बड़ी बुरी पोजीशन से उठाया है। यानी मुसलसल अगर आप देखेंगे शुरू में तो ये हारते ही चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी प्लेयर्स के ऊपर स्टिक किया। वो यंग लड़के थे, आहिस्ते आहिस्ते जब वो सीखते चले गए तो अब एक अच्छी टीम बन के वो उभर के सामने आ गए हैं। एशिया कप का जीतना और वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस देना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है श्रीलंका के लिए। और ये मैं फील करता हूँ कि अगर आज का ये मैच जीत गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उस ग्रुप में कि कौन सी 2 टीमें जो हैं वो ऊपर जाएंगी। तो मिकी आर्थर तो हमारे पास भी रहे थे, हमारे पास रहते। देखिए हम जो लड़के मिकी आर्थर ने बनाए हैं, आपको भी पता है, आप अगर नाम लेना चाहें कौन से जो आपकी टीम के मेन स्टे बन गए? मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा लड़का है जो इस वक्त टीम में है और वो मिकी आर्थर के दौर में नहीं था। आप इन 11 में से उठा लेना, अब जो आपके पास खेल रहे हैं, शादाब खान है, बाबर आजम है, उसके पीछे अजहर अली हैं, सरफराज हैं, आपके जितने भी अजहर अली है, हसन अली है, हसन अली के फ़हीम अशरफ, सारे ही उन्हीं के दौर के। तो उन्होंने आके आपको, मिकी आर्थर ने जब टीम बनाई तो उसने आपको
आपके बॉलर्स को भी वो बताता था, आपके बैट्समैनों को भी बताता था, और आपको एक टीम उसने कर दिया था कि जीता कैसे जाता है, मैदान में उतरा कैसे जाता है। वो हर वक्त खिलाड़ियों के साथ लगा रहता था, और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो जिन पर वो सख्ती करता था, उनको शायद वो पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो शिकायतें भी करते थे कि जी हमारे साथ ये रवैया है, हमारे साथ वो रवैया है। वो रवैया इस वजह से था, चाहे वो सरफराज का भी रवैया, लोग कहते थे जी ग्राउंड में बहुत ज़्यादा बोलता है, खिलाड़ियों को डांटता है, तो वो टीम के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो लोग आए, मिकी आतर को हटाने के बाद जब मिसबा उल हक को लेके आए, और वो उसी कमेटी के सरबराह बन गए जिसमें फैसला उन्होंने करना था जी कि अब किसको हेड कोच रखें या किसको जो है चीफ सेलेक्टर रखें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही यही है कि हम जो मिसबा है तबाही के जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं है? आपने एक शख्स को आकर चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, हेड कोच भी बना दिया, उसके बाद जब वो हारते थे तो उनसे पूछा जाए तो कोई जवाब नहीं होता था। तो मेरे ख्याल में आपने जो 2 साल उनको दिए, वो 2 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ऊपर जाने के बजाय नीचे आई है। तो उसको 2 साल देने वाले तो पीसीबी के उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन थे, जो उन्होंने कोच भी बनाया, जिन्होंने उन्हें चीफ सेक्रेटरी भी बनाया। तो वसीम खान का ये कैलकुलेशन या ये अंदाज़ा गलत था? वसीम खान के ऊपर तो मैं थोड़ा बाद में आता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि वो दौर क्या था। उसमें ये था कि आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर्स के नाम लिए बदी ने, ये सब एक यंग क्रॉप थी, यंग लॉर्ड था जो अंडर 25 थे, और अभी नए नए अंडर 19 से अंडर 21 से खेलते हुए ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल रहे थे। एक्चुअली होता ये है कि जो बाहर के कोचेज आते हैं ना, उनकी एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की रिजीम होती है जिसमें फिटनेस बहुत बड़ा इशू होता है। जब तक अगर फिटनेस के जो बेंचमार्क्स उन्होंने रखे हुए होते हैं, अगर वो प्लेयर्स उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते तो वो कोचेज़ जो हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इमाद वसीम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, उसके बावजूद ये कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता था, उसको लेना पड़ता था, लेकिन उसके नी के इश्यूज थे। इसी तरह एक दो और प्लेयर्स के जब फिटनेस के इश्यूज होते थे तो वो प्लेयर्स जो है वो फिर श्योर करते थे कि यार ये बहुत सख्त है और ये फलाना। देखिए लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि ये लड़के मैच्योर होकर ऊपर चले गए, और उसके बाद उन्होंने परफॉर्मेंस भी करनी शुरू की। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अंडर सरफराज बुरी नहीं थी T20 में, चाहे आप और बाकी क्रिकेट में भी देख लें। तो ऑब्वियसली जब आपने वो सेटअप तोड़ा, वसीम खान का आने का मकसद ये था कि मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, लेकिन वो इंग्लैंड के इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के लिए वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो पहले आके जिस मुल्क में वो काम कर रहा होता है उसके माहौल को समझने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से वसीम खान प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ आए इस मुल्क में, और उन्होंने वही आइडियाज़ बगैर इस चीज़ को देखते हुए कि पाकिस्तान का माहौल क्या है, उसको हमने किस तरीके से अप्लाई करना है, उन्होंने वो आइडियाज़ अप्लाई कर दिए। न्यूजीलैंड का मॉडल ले आए, मिसबा उल हक को बगैर किसी बैकग्राउंड के, एक्सपीरियंस के, कोचिंग के, उन्होंने ना सिर्फ उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया और उसके बाद उनको हेड कोच बना दिया। तो इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएं ना कि एक शख्स, अगर मैंने कोई मैनेजमेंट का मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं स्ट्रेट वे एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन। देखिए एक आपको और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, जब आप कैप्टन होते हैं ना तो आप अंदर फील्ड में खुद सारी चीज़ें डिक्टेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब कोच होते हैं तो आप बाहर से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। सो अंदर बैठ के डिसीजन लेना इज डिफरेंट थिंग। बाहर से बैठ के आपका दूसरा कैप्टन आपके साथ बैठा हुआ है जिसने अंदर जाके काम करना है। आप उसको वो नहीं कह सकते कि आप बाहर से बैठ को हिलाएंगे कि आप ये कर लें आप वो कर लें, ऐसा नहीं है। मिकी आर्थर तो एम्पावर करता था। देखिए हमारे मुल्क में जो कोचिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी बदकिस्मती से बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, इसमें तो किसी किस्म की कोई वो नहीं है। सो वो क्या करते हैं कि वो अपनी अथॉरिटी एग्जर्ट करने की कोशिश करते हैं, वेरएज बाहर के जो कोचेज हैं वो उनको एम्पावर करते हैं कि नहीं आप ही सब कुछ हो, आपने करना है, मैं आपको ये गाइडलाइंस दे रहा हूँ। चलें ठीक है, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेके वापस आते हैं और मज़ीद बात करेंगे। सिडनी में मुकाबला जारी है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का 39 रन 3 विकेटों पर बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। बड़ी मुश्किल से 7.4 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका की बड़ी अच्छी बॉलिंग इस वक्त तक चल रही है। उनके स्पिनर्स
छाए हुए हैं। और ये मुकाबले की थोड़ी सी हम बात कर लें फिर उस तरफ आते हैं। बदी ये अब श्रीलंका का जो गिरफ्त है मैं इस इनिंग पे वो काफ़ी मजबूत हो गई है। 40 रन 3 खिलाड़ियों। बिल्कुल आसिफ भाई, अभी तक तो इनकी गिरफ्त है, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं सिंगल डबल, अब उन्होंने देख लिया है कि विकेट आसान नहीं है, मुश्किल है। उनके स्पिनर भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, ज़ाहिर है बीच में उनके मीडियम पेसर भी आएंगे, वो भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका यही प्लान है कि 15-16 ओवर तक जो है वो ऐसे ही खेला जाए, 100 पहले मुकम्मल किए जाएँ, उसके बाद आखिरी 4 ओवर में उनके पास नीचे के जो नेशम हैं, फिलिप्स हैं, तो ये लंबी बारियां लेना जानते हैं, लंबी हिटिंग करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 100 जिस तरीके से विकेट खेल रही है, जिस तरीके से पिच खेल रही है, तो 145-50 रन का टारगेट जो है इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल में बुरा नहीं होगा अगर न्यूजीलैंड कर लेती है। अभी खैर नतीजा तो दूर है, लेकिन अगर नतीजा आ जाता है इसका श्रीलंका सिडनी में मुकाबला जारी है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का 39 रन 3 विकेटों पर बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने। बड़ी मुश्किल से 7.4 ओवर का खेल हो चुका है। श्रीलंका की बड़ी अच्छी बॉलिंग इस वक्त तक चल रही है, उनके स्पिनर्स छाए हुए हैं। और ये मुकाबले की थोड़ी सी हम बात कर लें फिर उस तरफ आते हैं। बदी ये अब श्रीलंका का जो गिरफ्त है मैं इस इनिंग पे वो काफ़ी मजबूत हो गई है। 40 रन 3 खिलाड़ियों। बिल्कुल आसिफ भाई, अभी तक तो इनकी गिरफ्त है, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं सिंगल डबल, अब उन्होंने देख लिया है कि विकेट आसान नहीं है, मुश्किल है। उनके स्पिनर भी अच्छी गेंद कर रहे हैं, ज़ाहिर है बीच में उनके मीडियम पेसर भी आएंगे, वो भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका यही प्लान है कि 15-16 ओवर तक जो है वो ऐसे ही खेला जाए, 100 पहले मुकम्मल किए जाएँ, उसके बाद आखिरी 4 ओवर में उनके पास नीचे के जो नेशम हैं, फिलिप्स हैं, तो ये लंबी बारियां लेना जानते हैं, लंबी हिटिंग करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर 100 जिस तरीके से विकेट खेल रही है, जिस तरीके से पिच खेल रही है, तो 145-50 रन का टारगेट जो है इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल में बुरा नहीं होगा अगर न्यूजीलैंड कर लेती है। अभी खैर नतीजा तो दूर है, लेकिन अगर नतीजा आ जाता है इसका श्रीलंका के हक में तो श्रीलंका टॉप कर जाएगी 3 मैचेस में 4 पॉइंट। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए अभी जो बदी बात कर रहे थे ना, अभी क्या जो मैं फील करता हूँ एज ए प्रोफेशनल साइड, जो इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम क्या कर रही होगी, क्योंकि देखिए 4-4 ओवर्स करने होते हैं और जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं वो उसके श्रीलंका के स्पिनर्स हैं। सो कितने कितने ओवर्स के स्पिनर ने कर लिए हैं वो उनके जहन में होगा कि 3 ओवर, इसका 1 ओवर बाकी है, इसका 1 ओवर बाकी है, इसके 2 ओवर बाकी हैं। तो बाय दैट टाइम स्पिनर्स के ओवर 15 से 16 ओवर के दरमियान हो सकता है वो ख़त्म हो जाएँ। जब वो ओवर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर 4 मीडियम पेसेस आएंगे, जिसमें जो रिमेनिंग आने वाले बैट्समैन हैं, फिलिप्स हो गए या इसके बाद ये नेशम हो गए, वो उसके ऊपर वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाय 11 और 12वें ओवर तक ये कम से कम 100 रन की तरफ तो लेके जाएं, जो कि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा क्योंकि स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर तो श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी ओवर्स के लिए उन्होंने स्पिनर्स को रोक लिया, सो ये एक बहुत बड़ी गैम्बल होगी श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर उन्होंने स्पिनर से अपने आखिरी ओवर करवाए, क्योंकि उस वक्त वो हिट मारने जाते हैं और कोशिश होती है कि भाई टॉप एज हो जाए, वहाँ कैचेस कर लें। सो ये अब स्ट्रेटजी देखनी होगी कि क्या श्रीलंकन स्पिनर्स को रोकते हैं या वो मीडियम पेसेस के साथ जाएंगे अपने आखिरी ओवर्स में। पाकिस्तान में भी एक ज़माने में स्पिनर्स के साथ टॉप यानी पावर प्ले में बॉलिंग कराई जाती थी। हफीज़ हो गए, इमाद वसीम एक बहुत मुस्तनद नाम काफ़ी अरसे रहे। अब ऐसा पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, या पाकिस्तान के कप्तान की स्ट्रेटजी ये क्यों नहीं होती? इसमें थोड़ी सी आपकी पिचेस का भी अमल दखल होता है, क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट पिचेस के ऊपर अपने स्पिनर से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मेन स्टे ही है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि सिडनी की पिच मोस्टली लोग कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की तरह ही है, आप देखेंगे वहाँ पर। लेकिन श्रीलंका का तो है ही यही कि वो आते ही अपने इसी तरह अफगानिस्तान भी स्पिनर से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पास इमाद वसीम जैसा बॉलर या हफीज़ जैसा बॉलर अभी नहीं है, क्योंकि जो नवाज़ है ना वो डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। क्योंकि इमाद का जो वो आर्म बॉल होता था ना वो बहुत मुश्किल क्रिएट करता था बैट्समैन के लिए फर्स्ट 6 ओवर्स में, और उसी में ही कोई गेंद उनका टर्न हो जाता था जिसकी वजह से वो बैट्समैन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता था। तो ये स्ट्रेटजी अब ऑब्वियसली अगर अच्छी पेसी विकेट है तो वहाँ पर स्पिनर को क्यों आप लाएंगे, आपने तो अर्ली स्टेजेस पे आउट करना है। अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी जगह के ऊपर बॉल कर देता तो मैं नहीं समझता कि जिम्बाब्वे की टीम 100 रन से ज़्यादा करती। वेराज वो बॉलिंग पहले 5 ओवर में अच्छी नहीं हुई, इसकी वजह से वो जो 30-35 रन जो कर गए उनको एडवांटेज, वही वो एडवांटेज दे गए उनको। सो मेरे अपने नज़दीक इस वक्त जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड का जो मैच है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। अब देखना है इसमें स्ट्रेटजी और प्लानिंग का क्या कमाल होता है। ज़बरदस्त।
तो बदी अभी तो खैर मुकाबला आधा हुआ, लेकिन उमूमी तौर पे यही देखा गया कि मिडिल ओवर्स के अंदर रन नहीं बनते, आखिरी ओवर में रन बनेंगे। तो श्रीलंका अपनी स्ट्रेटजी ये रखे शायद कि स्पिनर्स को बचा के रखे। ये भी हो सकता है। देखिए अब जो अभी 9 ओवर चल रहा है, 43 रन है उनके, तो मैं अगर ये वही मैंने आपको बताया कि 15-16 ओवर तक अगर ये उनको फंसा लेते हैं, 70-75 या 80 रन होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी न्यूजीलैंड को 120-130 करना भी। तो अगर ये देख रहे होंगे कि स्पिनर पे थोड़ा सा वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो स्पिनर को रोक लेंगे, और फास्ट बॉलर पे अगर वो उनसे लग रहा है तो वो फास्ट बॉलर से अभी ओवर निकाल देंगे। क्योंकि श्रीलंका ने जब ये स्पिनिंग स्टार्ट लिया तो उन्होंने यही देख के लिया कि ये जो फास्ट बॉलर पे इनके जो बैट्समैन हैं वो लंबा खेलते हैं और तेज़ हिटें भी मारते हैं, इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट लिया। और दूसरा, सिडनी की पिच जो है किसी भी वक्त वो चेंज होती रहती है। पाकिस्तान का मैच भी कल इसी जो है पिच पर है, तो आप कुछ कह नहीं सकते इस पिच के बारे में। कभी स्पिनर को भी वो करती है, फास्ट बॉलर को भी करती है। पिछले मैच में देखे ना, पिछले मैच में देखे, और पाकिस्तान का मैच कल पाकिस्तान का मैच मैं बताता हूँ आपको, सिडनी में ही है, सिडनी में नहीं, पाकिस्तान का मैच मेरे ख्याल में देख के बता दूंगा। नहीं, सॉरी, पाकिस्तान का मैच जो है पर्थ में है, लेकिन अगला जो मैच होगा पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से, वो सिडनी में। तो पर्थ की विकेट जो है आप पहले भी खेले, पर्थ में पाकिस्तान को कोई चेंज करना चाहिए। मेरे अपने नज़दीक देखें, जो मैं आपको बताऊं, मैं तो इनके जहन में ये था कि शाहीन शाह शायद इनको आके वो डिलीवर कर देगा, और वो जिस तरीके से मैंने उसको भागते हुए देखा वो उसमें सिंक, क्योंकि उसके लिए मैचेस चाहिए होते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप अनफिट प्लेयर को वापस लेके आना है ना, तो उसको पहले 5 से 6 मैचेस पीछे खिलाएं, ताकि वो उसका रिदम आए, उसका फॉर्म आए। अब आपने एक फिट प्लेयर को बाहर बिठाया हुआ है, हसनैन को, और उस पर्थ की पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स आपको आउट करके, एक आपने अनफिट प्लेयर को जो भी अपनी फिटनेस के मराहिल तय कर रहा है, आपने देख लिया, उसको भागने का अंदाज भी देख लिया, फील्ड में आपने देख लिया वो स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है। ये तो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी वहाँ पर पता है कि हमारे पैर ही नहीं जमते थे, हम बैटिंग भी स्पाइक्स के बगैर नहीं कर सकते थे। अगर हम रबर सोल्स के साथ जाते थे तो हम वहाँ पैर ही नहीं जमा सकते थे, स्लिप हो जाते थे। तो ये वो चीज़ें सोचने वाली होती है। देखिए, डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। मेरे अपने नज़दीक ये लोग, मुझे लगता है कि शायद वो नीदरलैंड को समझते हुए वो शाहीन शाह को एक और मौका दें, लेकिन मैं अगर हूँ तो मैं हसनैन को लेके आऊँ, फायरी पेस आपको अर्ली स्टेजेस के ऊपर नसीम शाह, हसनैन और बाकी आपके जो दो रऊफ़ और वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो मेरे अपने नज़दीक आप किल के लिए जाएं, आप जीतें, क्योंकि आपको बगैर जीतना, देखिए आपको फ़ायदा हो जाएगा सिडनी में। अगर आपका मैच साउथ अफ्रीका के साथ सिडनी में है तो आपको एडवांटेज वहाँ हो सकता है, क्योंकि वहाँ आप स्पिनर्स के साथ उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक बहुत सोच समझ के कैलकुलेटिव इनको कल प्लेइंग शाहीन शाह अफरीदी आप समझते हैं कि मेरे नज़दीक उसको, क्योंकि उसने वो डिलीवर, देखिए मैं अगर उसको बैक करता, अगर वो इन दोनों मैचेस में मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाता, उसकी इंप्रूवमेंट उसको पता ही नहीं लग रहा। देखें, एक बैट्समैन जब बॉलर कॉन्फिडेंट होता है ना, उसके भागने से पता लग जाता है, उसके डिलीवरी से पता लग जाता है वो जहाँ वो बॉल फेंकना चाह रहा है वहाँ जा रही है नहीं जा रही। वो तो 132 से 136 के दरमियान उसने बॉलिंग की है, वेयरएज वो 140 प्लस का बॉलर है। सो इसका मतलब है देयर इज समथिंग कि वो भी थोड़ा बच के बॉलिंग कर रहा है ना, कि उसको ये है कि मेरा दोबारा ना कोई इंजरी हो जाए। सो ये बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए पाकिस्तानी। तो हसनैन को मेरे अपने नज़दीक चांस देना चाहिए, शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए। आप मैं पहले मैच से मैं कह रहा हूँ कि जब इसको पहला मैच खिलाया था, पहला मैच तो ठीक था ना, नहीं पहले मैच से मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, पहले मैच से कह रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को इनफिट है, इसको नहीं खिलाना चाहिए, बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। तो अगले मैच भी खिला दिया गया, वो भी इसको नहीं खिलाना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है कि हम तो कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाएं, हसनैन को खिलाएं, ताकि आपको पता चल जाए। नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ आपके पास अगर बॉलर नहीं है, आपके पास बॉलर नहीं है, तो फिर तो ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी को आप साथ उसमें 11 में इन कर रहे हैं। जब हसनैन बैठा हुआ है और आपके पास, और सबसे बड़ी बात है वो ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया हुआ है, अभी बिग बैश में खेला हुआ है, उसको पता है वहाँ की विकेटों का, वहाँ की पिचेस पर खेला हुआ भी है। तो मेरे ख्याल में ये प्लानिंग किसने करनी है, ये प्लानिंग किसने करनी है? हेड कोच ने, भाई हेड कोच ने और कप्तान ने प्लानिंग करनी है। मुझे बताएं वो कैसे, कब प्लानिंग करेंगे? अभी तो आपको लाले पड़ेंगे, आप मैच जीते, रन रेट बढ़ाएं, क्या करें? तो मेरे ख्याल में प्लानिंग नहीं थी, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। आप इनफिट खिलाड़ियों को क्यों लेके गए? अगर हैं तो फिर खिला क्यों रहे? भाई इनको ना खिलाएं यार। नहीं, उनको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए, आपको स्क्वाड में नहीं होना चाहिए ना। आप फखर जमान को साथ रखे, फखर जमान और इनको नहीं होना चाहिए स्क्वाड में, अगर वो रखे थे। तो ये वसीम से सवाल बनता है भाई, वसीम से, आप वसीम देखिए ना, आप टेक्निकल कमेटी जो है
वो मना कर देती है भाई एक बंदे को नहीं, अब पता है आपको, अब उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये बिल्कुल, अनफिट हाँ, है। बिल्कुल ऐसा है। नहीं है, वो ड्यूरिंग दी कंपटीशन अगर वो अनफिट होंगे तब वो उसको रिप्लेसमेंट देंगे। अब आपने एक अनफिट प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया, आप उसको चेंज नहीं करने देंगे आपको। नहीं, अगर वो इंजरी जैसे अब शाहीन शाह अफरीदी खेल रहा है और बाकायदा तौर पर उसको बॉल करते हुए कुछ हो जाता है, वो सर्वाइव करता, तो फिर तो टेक्निकल मेडिकल पैनल उसको असेस करेगा, उसको देखने के बाद वो जी, करेगा। उसके बाद वो करेगा। तो ये चीजें होती नहीं हैं हो सकता आसिफ भाई, ये चीजें जब बात आप पर मैं स्पोर्ट्स वन के इस एपिसोड का इख्तिताम भी करता हूँ। एक विकेट और भी गिर गई न्यूजीलैंड की, चलो। लेकिन ये क्या सैर हासिल गुफ्तगू एक बार फिर हुई। किसी पर तनकीद का इशारा नहीं है, किसी को बेजा तनकीद का निशाना नहीं बनाया या किसी को टारगेट हम करके बात नहीं कर रहे हैं। हम मेरे दोनों पैनलिस्ट ने भी यही किया है, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, यही इनका भी कहना है। और अब जो करना चाहते हैं वो होगा नहीं, क्योंकि जो करना चाहते हैं वो करने के लिए एक तरीक़ाकार होगा जो कि मुश्किल में फंस गए। यानी किसी प्लेयर को अगर रिप्लेस करना है तो उसकी रिप्लेसमेंट का जायज़ आपको सबूत पेश करना पड़ेगा कि वो बीमार है या वो इंजर्ड है। बहरहाल ये सूरत हाल है। कल मैच से पहले फिर हाज़िर होंगे आपके सामने। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।